उसके बाद अब ये जो 10.22 फिगर देखें तो इसमें वास्कुलर साइट्स दिखाई गई हैं जो कि इन्वॉल्व हैं मोर कॉमन वास्कुलेटाइड्स में, ठीक है, और उनका प्रेजम्पटिव इनकी इटियोलॉजी भी दिखाई गई है। अब नोट करें कंसिडरेबल हमें ओवरलैप मिल रहा है डिस्ट्रीब्यूशंस में। देखिए यहाँ पे सबसे पहले यहाँ लार्ज वेसल वास्कुलाइटिस दिखाई गई है जो कि ग्रेनुलोमेटस डिजीज़ में होती है, फॉर एग्जांपल जायंट सेल आर्थराइटिस में और टाकायासु आर्थराइटिस में। ये सारा हम आगे बढ़ेंगे, एओर्टा में हो रहा है। और फिर यहाँ पे ये मीडियल वेसल का वास्कुलाइटिस दिखाया गया है जो कि इम्यून कॉम्प्लेक्स मेडिएटेड हो सकता है जैसे पोलीआर्थराइटिस नोडोसा, या फिर ये एंटी एंडोथेलियल सेल एंटीबॉडीज़ की वजह से जैसे कवासाकी डिजीज़। देन आर्टीरियोल्स हैं, फिर कैपिलरीज हैं। तो अब ये आर्टीरियोल्स, कैपिलरीज, वेन्यूल्स और वेन्स, ये सारा जो है ना स्मॉल वेसल वास्कुलाइटिस कंप्राइज करता है जो कि इम्यून कॉम्प्लेक्स मेडिएटेड भी हो सकता है या फिर पॉसिटी ऑफ द इम्यून कॉम्प्लेक्सेस ऑफन विथ एनका। तो इसमें आ जाएंगे पॉसिटी ऑफ इम्यून कॉम्प्लेक्सेस में आ जाएगा वास्कुलाइटिस विदाउट द एस्थमा और ग्रेन्युलोमास उनके बगैर अगर होगा जिसको हम कहेंगे माइक्रोस्कोपिक पोलियंजाइटिस। अगर ग्रेन्युलोमास होंगे लेकिन एस्थमा नहीं होगा तो उसको हम ग्रेन्युलोमेटोसिस विथ पोलियंजाइटिस कहेंगे। और अगर हमें यूजिनोफिलिया मिलेगा, एस्थमा भी होगा और ग्रेन्युलोमास भी होंगे तो ये श्रग स्ट्रॉस सिंड्रोम है, ठीक है। इसके अलावा अगर ये इम्यून कॉम्प्लेक्स मेडिएटेड है ना ये स्मॉल वेसल वास्कुलाइटिस, तो वो एसएलई हो सकता है जैसे एसएलई वास्कुलाइटिस फॉर एग्जांपल, आईजीए हो सकती है जैसे फॉर एग्जांपल हेनोचिनोलन पर्प्यूरा, क्रायोग्लोबिन होगा तो एग्जांपल क्रायोग्लोबिन वास्कुलाइटिस, एंड अदर्स में आ जाता है गुड पैस्चर डिजीज़, ठीक है। अब कह रहा है कि पॉसिबल जो क्लिनिकल मैनिफेस्टेशंस हैं वो प्रोटीन होती हैं, लेकिन ये लार्जली डिपेंड करती हैं स्पेसिफिक वास्कुलर बेड पे जो अफेक्ट हुआ है। अब बिसाइड्स द फाइंडिंग्स रेफरेबल टू द अफेक्टेड टिश्यू, देयर आर यूजुअली आल्सो साइंस एंड सिम्टम्स ऑफ सिस्टमिक इन्फ्लेमेशन, जैसे कि हमें फीवर के साइंस मिल सकते हैं, माइल्जियाज के, आर्थ्रेल्जियाज और मलेज, ठीक है। तो कंसिडरेबल क्लिनिकल और पैथोलॉजिक ओवरलैप होता है इन एंटिटीज़ के दरमियान। और ये जो है ना जैसा कि एविडेंट है फ्रॉम द डिस्कशन ऑफ इंडिविजुअल फॉर्म्स बिलो। अभी हम सारी इंडिविजुअल फॉर्म्स डिस्कस करेंगे। सबसे पहले नॉन इन्फेक्शियस वास्कुलाइटिस। अब जो मेन इम्यूनोलॉजिक मैकेनिज्म जो अंडरलाई करता है ना नॉन इन्फेक्शियस वास्कुलाइटिस को, वो फॉलोइंग है। सबसे पहला है कि इम्यून कॉम्प्लेक्स की डिपोजिशन होती है। इसके अलावा एंटी न्यूट्रोफिल साइटोप्लाज्मिक एंटीबॉडीज़ भी रिस्पॉन्सिबल है इसमें, एंड एंटी ईसी एंटीबॉडीज़, इसके अलावा ऑटो रिएक्टिव टी सेल्स, ठीक है। अब इम्यून कॉम्प्लेक्स एसोसिएटेड जो वास्कुलाइटिस है उसकी डिटेल अगर हम देखें तो ये जो फॉर्म है वास्कुलाइटिस की ये इम्यूनोलॉजिक डिसऑर्डर्स में देखी गई है जैसे कि SLE सिस्टेमिक लूपस एरिथेमेटोसिस में, ठीक है, जो कि एसोसिएटेड होता है ऑटो एंटीबॉडी की प्रोडक्शन के साथ। अब वास्कुलर लेजन जो है ना इसमें वो रिजेंबल करेंगी बिल्कुल उसी तरह जैसा हमें एक्सपेरिमेंटल इम्यून कॉम्प्लेक्स मेडिएटेड डिसऑर्डर्स में मिलता है जैसे कि आर्थस फिनोमेना और सीरम सिकनेस। आर्थस फिनोमेना क्या होता है कि जब हम किसी को मतलब इंजेक्ट करते हैं ना स्किन में एंटीजन, तो फिर जो रिएक्शन होता है इम्यून वाला तो उसको कहते हैं आर्थस फिनोमेना। और इसके अलावा सीरम सिकनेस एंड इन सम केसेस कंटेन रेडिली आइडेंटिफाइबल एंटीबॉडी एंड कॉम्प्लीमेंट। तो ऑफन जो है हाउएवर इस तरह के जो वास्कुलाइटिस है ये डायग्नोस्टिक चैलेंज है। सिर्फ जो रेयरली स्पेसिफिक एंटीजन जो है ना वो रिस्पॉन्सिबल होता है इम्यून कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन के लिए, तो वो रेयरली नॉन है। और मोस्ट इंस्टेंसेस में ये क्लियर नहीं है कि वेदर पैथोजेनिक एंटीजन एंटीबॉडी कॉम्प्लेक्सेस डिपॉजिट हुए हैं वेसल की वॉल में फ्रॉम द सर्कुलेशन या फिर बने हैं इन सीटू वहाँ पे, ठीक है। तो इनफैक्ट मैनी जो सस्पेक्टेड केसेस हैं इवन एंटीजन एंटीबॉडी के डिपॉजिट्स के, वो स्कार्स होते हैं और परहैप्स क्योंकि इम्यून कॉम्प्लेक्सेस जो है वो डिग्रेड हो जाते हैं एट द टाइम ऑफ द बायोप्सी में। अब इम्यून कॉम्प्लेक्स की डिपोजिशन जो है ना ये आल्सो इम्प्लीकेट हुई है फॉलोइंग वास्कुलाइटाइड्स में। सबसे पहला है ड्रग्स हाइपर सेंसिटिविटी वास्कुलाइटिस। तो कुछ केसेस में ड्रग्स जैसे पेनिसिलिन हो गया तो ये अपीयर होती है टू एक्ट एज हेप्टेंस की तरह। कैसे? ये बाइंड करती है होस्ट के प्रोटीन के साथ। अब बाकी एजेंट्स जो कि देमसेल्व्स फॉरेन प्रोटीन्स हैं जैसे कि स्ट्रेप्टोकाइनेज फॉर एग्जांपल, तो ये मतलब स्ट्रेप्टोकाइनेज देमसेल्व्स ही मतलब फॉरेन प्रोटीन्स ही होती हैं। तो आइदर केस में अब जो एंटीबॉडीज़ होंगी ना वो डायरेक्टेड होंगे अगेंस्ट द ड्रग मॉडिफाइड प्रोटीन या फिर फॉरेन मॉलिक्यूल्स के अगेंस्ट वो बनेंगी जिसके नतीजे में इम्यून कॉम्प्लेक्स बन जाएंगे, ठीक है। अब क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन जो है वो माइल्ड और सेल्फ लिमिटिंग हो सकती हैं या फिर सीवियर और इवन फैटल भी हो सकती हैं। स्किन लेशंस जो है बहुत कॉमन है। तो ये ऑलवेज इंपॉर्टेंट है कि हम कंसीडर करें ड्रग हाइपर सेंसिटिविटी को एज अ कॉज ऑफ वास्कुलाइटिस, ठीक है, ये कॉज होता है उसका। सिंस अगर डिसकंटिन्यूशन कर देते हैं हम ऑफेंडिंग एजेंट की तो रेजोल्यूशन हो जाएगी।
दूसरा है कि वास्कुलाइटिस सेकेंडरी टू द इन्फेक्शन। अब एंटीबॉडीज़ जो है माइक्रोबियल कॉन्स्टिट्यूएंट्स के अगेंस्ट जो है ये इम्यून कॉम्प्लेक्सेस बना देंगी जो कि हमारे सर्कुलेट करेंगे और फिर हमारी वास्कुलर लेजन्स में डिपॉजिट हो जाएंगे। फॉर एग्जांपल जो 30% जो पेशेंट होते हैं पोलीआर्थराइटिस नोडोजा के, जो हम आगे भी देखेंगे, तो उनमें वास्कुलाइटिस जो है ना वो अस्क्राइब हुई है इम्यून कॉम्प्लेक्स की बनी होती है ऑफ द हेपेटाइटिस बी सरफेस एंटीजन और एंटी हेपेटाइटिस बी सरफेस एंटीजन एंटीबॉडी। उसके बाद आ जाता है एंटी न्यूट्रोफिल साइटोप्लाज्मिक एंटीबॉडीज़। तो बहुत से पेशेंट जिनको वास्कुलाइटिस होता है ना, उनके सर्कुलेटिंग एंटीबॉडीज़ जो हैं, उनको ऐसी सर्कुलेटिंग एंटीबॉडीज़ होती हैं जो कि रिएक्ट करेंगी न्यूट्रोफिल के साइटोप्लाज्म के एंटीजेंस के साथ, जिनको हम कहते हैं एनकाज, यानी एंटी न्यूट्रोफिल साइटोप्लाज्मिक एंटीबॉडीज़। अब एनकाज जो है ना ये हेट्रोजेनस ग्रुप ऑफ ऑटो एंटीबॉडीज़ होती हैं जो कि मतलब उन न्यूट्रोफिल्स के कॉन्स्टिट्यूएंट्स के अगेंस्ट मतलब डायरेक्टेड होती हैं, मेनली उसके एंजाइम्स के अगेंस्ट, ठीक है, प्राइमरी ग्रेन्यूल्स के, मोनोसाइट लाइजोसोम्स के और एंडोथेलियल सेल्स के अगेंस्ट। अब एनकास जो है ना बहुत ही यूज़फुल डायग्नोस्टिक मार्कर है। इनका जो टाइटर है ना ये जनरली मिरर करता है क्लिनिकल सीवियरिटी, इसका अंदाज़ा होता है हमें। और जैसे ही टाइटर बढ़ेगा आफ्टर द पीरियड्स ऑफ क्विएसेंस, तो ये प्रिडिक्टिव है कि डिजीज़ जो है रिकर कर रही है, बार बार हो रही है, रिकरेंस का भी इंडिकेटर है। तो ऑल द नंबर ऑफ एनकास जो है वो डिस्क्राइब हुए हैं। दो जो मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं, ये क्लासीफाई हुए हैं अपनी एंटीजन स्पेसिफिसिटी के हिसाब से। एक होता है एंटी प्रोटीनेज 3 PR3N का, जिसको पहले जो है CN का कहा जाता था, CN का, ठीक है। PR3 जो है ना ये न्यूट्रोफिल एजिरोफिलिक ग्रेन्यूल होता है असल में, ठीक है, एजिरोफिलिक कॉन्स्टिट्यूएंट जो कि शेयर करता है होमोलॉजी विद न्यूमरस माइक्रोबियल पेप्टाइड्स के साथ, उसी तरह का होता है। तो पॉसिबली ये एक्सप्लेन करता है कि PR3 एनकास जनरेट इसी वजह से होती है कि इसको ये मतलब माइक्रोबियल पेप्टाइड्स के साथ इसकी है ना थोड़ी सी होमोलॉजी, इस वजह से। अब PR3 एनका जो है ना ये ग्रेन्युलोमेटोसिस के साथ एसोसिएटेड है विथ पोलीएंजाइटिस, जो अभी हम आगे देखेंगे डिटेल में, अब ये करवाएगा। दूसरी है टाइप एंटी माइलोपेरोक्सीडेज MPON का, इसको पहले कहते थे PN का। अब MPO असल में एक क्या होता है, लाइजोसोमल ग्रेन्यूल होता है कॉन्स्टिट्यूंट जो कि ऑक्सीजन फ्री रेडिकल की जनरेशन में इन्वॉल्व होता है। अब MPO एनकास जो है ये इंड्यूस होती हैं सेवरल थेराप्यूटिक एजेंट से, पार्टिकुलरली जो प्रोपाइल थायोयूरिसिल है ना, जो कि हम हाइपरथायरॉयडिज्म के ट्रीटमेंट के लिए यूज़ करते हैं, तो उसकी वजह से ये MPO एनकास जो है इंड्यूस होती हैं ये एंटीबॉडीज़। अब MPO एनकास जो है ये माइक्रोस्कोपिक पोलीएंजाइटिस के साथ एसोसिएटेड है और श्रग स्ट्रॉस सिंड्रोम, जो अभी हम आगे देखेंगे। तो ये आपने याद रखना है कि कौन सी चीज़ कौन से साथ एसोसिएटेड है। अब कह रहे हैं कि क्लोज एसोसिएशन एनका टाइटर्स के दरमियान और डिजीज़ की एक्टिविटी के दरमियान सजेस्ट करता है पैथोजेनिक रोल इन्हीं एंटीबॉडीज़ का। ऑफ नोट एनकास जो है ना ये डायरेक्टली एक्टिवेट कर सकती हैं न्यूट्रोफिल्स को, स्टिमुलेट कर सकती हैं रिलीज रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीशीज़ का और प्रोटियोलाइटिक एंजाइम्स का वास्कुलर बेड्स में, ठीक है, और ये लीड कर सकता है एंडोथेलियल सेल की इंजरी की तरफ। वाइल एंटीजेनिक टारगेट एनका के जो है वो प्राइमरीली इंट्रासेलुलर होते हैं, मतलब सेल के अंदर हैं, तो इसीलिए ये जो है ना एक्सेसिबल नहीं होता टू द सर्कुलेटिंग एंटीबॉडीज़। लेकिन अब ये क्लियर हुआ है कि एनका के एंटीजेंस जो हैं, स्पेशली जो PR3 है, वो आइदर कॉन्स्टिट्यूटिवली एक्सप्रेस होते हैं लो लेवल पे प्लाज्मा मेम्ब्रेन के ऊपर, ठीक है, या फिर ये ट्रांसलोकेट हो जाते हैं सेल के सरफेस के ऊपर, ठीक है, इन एक्टिवेटेड एंड एपोप्टोटिक ल्यूकोसाइट, जो एक्टिवेटेड और एपोप्टोटिक ल्यूकोसाइट्स हैं उनके सरफेस पे भी ये इसके रिसेप्टर्स जो है एनका के लिए वो एक्सप्रेस हो जाते हैं, ठीक है, एंटीजेंस एनका के लिए एंटीजेंस, ठीक है। प्लॉसिबल पैथोजेनिक जो सीक्वेंस है फॉर द डेवलपमेंट ऑफ एनका वास्कुलाइटिस वो इन्वॉल्व करता है फॉलोइंग, यानी अभी एनका बनती कैसे है, तो देखें ड्रग्स या फिर क्रॉस रिएक्टिव जो माइक्रोबियल एंटीजेंस हैं वो इंड्यूस करवाएंगे एनका की फॉर्मेशन। अल्टरनेटिवली ल्यूकोसाइट का सरफेस एक्सप्रेशन या फिर PR3 का रिलीज़ और MPO का रिलीज़ इन द सेटिंग ऑफ किसी इन्फेक्शन में अगर इनका रिलीज़ होता है तो ये एनका की डेवलपमेंट को इंसाइट करेगा ससेप्टेबल इंडिविजुअल में, ठीक है। सब्सिक्वेंट जो है इन्फ्लामेटरी स्टिमुलाई जो है वो एलिसाइट करेगा रिलीज साइटोकाइंस का, जैसे कि ट्यूमर नेक्रोटिक फैक्टर का, जो अप रेगुलेट कर देगा सरफेस एक्सप्रेशन PR3 की और MPO की न्यूट्रोफिल्स के ऊपर और बाकी सेल्स टाइप्स के ऊपर।
एनकास जो है ना ये साइटोकाइन एक्टिवेटेड जो सेल्स हैं उनके ऊपर जाके बाइंड करेंगी और उनको फर्दर न्यूट्रोफिल की एक्टिवेशन करवा देंगी। अब एनका एक्टिवेटेड जो न्यूट्रोफिल्स हैं वो एंडोथेलियल सेल की इंजरी करवा देंगे। कैसे? बाय रिलीजिंग द ग्रेन्यूल कंटेंट, और एलेबोरेट कर देंगे रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीशीज़, इस तरह से वो इसको डैमेज करेंगे, इंजरी करवाएंगे। ठीक है, अब एनका ऑटो एंटीबॉडीज़ जो है ना वो डायरेक्टेड होती हैं सेलुलर कॉन्स्टिट्यूएंट के अगेंस्ट, और ये जो है ना सर्कुलेटिंग इम्यून कॉम्प्लेक्सेस जो है वो नहीं बनाती, ना ही ये कोई वास्कुलर लेजन करवाती हैं टिपिकली, सॉरी ना ही मतलब इनमें कोई भी मतलब किसी भी मतलब वास्कुलर लेजन में टिपिकली डिमोन्स्ट्रेबल एंटीबॉडी और कॉम्प्लीमेंट नहीं होता। ठीक है, तो इसीलिए एन का एसोसिएटेड जो वास्कुलाइटाइड्स है ना वो डिस्क्राइब हुई हैं पॉसी इम्यून। ठीक है, पॉसी का मतलब ये है हैविंग या इन्वॉल्विंग फ्यू। ठीक है, तो मतलब ये एज जो है वो मतलब इसमें फ्यू या नो इम्यून डिपॉजिट्स हमें मिलेंगे, इसका ये मतलब होता है पॉसी का। ठीक है, फ्यू या नो। तो ऑफ इंटरेस्ट एनकास जो है ना ये डायरेक्टेड होती हैं प्रोटीन्स के अगेंस्ट जो कि अदर देन है PR3 के अलावा और MPO के अलावा जो प्रोटीन्स हैं उनके अगेंस्ट भी कुछ पेशेंट्स में देखा गया है कि ये डायरेक्टेड होती हैं विथ नॉन वास्कुलाइटिक इन्फ्लामेटरी डिसऑर्डर, जैसे IBD वाले पेशेंट्स में, इन्फ्लामेटरी बाउल डिजीज़, स्क्लेरोजिंग कोलेंजाइटिस वालों में और र्यूमाटॉइड आर्थराइटिस में भी ये एनकास हमें मिलती हैं जो कि किसी और प्रोटीन्स के अगेंस्ट होती हैं इन प्रोटीन्स के अलावा। अब आ जाता है एंटी एंडोथेलियल सेल एंटीबॉडीज़ एंड ऑटो रिएक्टिव टी सेल्स। तो एंटीबॉडीज़ हमारे एंडोथेलियल सेल्स के लिए अंडरलाई करती हैं सर्टेन वास्कुलाइटाइड्स को। ठीक है, जैसे कि कावासाकी डिजीज़ जो है, जो अभी हम देखेंगे आगे। ऑटो रिएक्टिव टी सेल्स जो है ना वो भी इंजरी कराता है कुछ फॉर्म्स ऑफ वास्कुलाइटाइड्स में, जो कैरेक्टराइज होता है कि उसमें है ग्रेन्यूलोमास बनते हैं। ठीक है, ऑटो रिएक्टिव टी सेल में। Presented next is a brief overview of the several of the best characterized vasculitides. Although each is presented as a distinct entity, it must be acknowledged that many cases of the vasculitis lack a classic constellation finding or have overlapping features that may render the classification difficult. इसीलिए classification मुश्किल है क्योंकि बहुत सो में overlapping features हैं, एक जैसे हैं, तो मिक्सिंग होगी थोड़ी सी, तो आपने गौर से देखना है। अभी हम एक्सप्लेन करेंगे इन टाइप्स को। सबसे पहली है जायंट सेल टेम्पोरल आर्टेराइटिस। जायंट सेल यानी टेम्पोरल आर्टेराइटिस एक क्रोनिक इन्फ्लामेटरी डिसऑर्डर है जो कि टिपिकली ग्रेन्युलोमेटस इन्फ्लामेशन के साथ होता है, जो प्रिंसिपली हमारी जो लार्ज से लेके स्मॉल साइज़ की जो आर्टरीज हैं उनको अफेक्ट करता है, लेकिन हेड में। ठीक है, अब टेम्पोरल आर्टरीज जो है हमें पता है जो कनपट्टी पे होती है वो इतनी ज़्यादा वल्नरेबल नहीं है बनिस्बत बाकी आर्टरीज़ के, लेकिन ये जो इसको नाम हमने टेम्पोरल दिया है वो फिर क्यों दिया है? वो इसलिए दिया है क्योंकि जो इसकी डायग्नोसिस हम करते हैं ना वो बायोप्सी ऑफ दीज वेसल्स के साथ ही अच्छी तरह से की जा सकती है, यानी टेम्पोरल आर्टरीज की बायोप्सी करके हमें पता चलता है, डायग्नोस करते हैं हम। तो वर्टिब्रल और जो हमारी ऑफ्थेल्मिक आर्टरीज़ हैं वो भी एज वेल एज जो एओर्टा है, तो जाइंट सेल एओर्टाइटिस, ये भी कॉमन साइट्स हैं इन्वॉल्वमेंट के। तो क्योंकि ऑफ्थेल्मिक आर्टरी की वास्कुलाइटिस जो है वो सडन या परमानेंट ब्लाइंडनेस करवा देती है, तो अफेक्टेड इंडिविजुअल जो है ना प्रॉम्प्टली डायग्नोस्ड मस्ट करना चाहिए और उसको प्रॉम्प्टली ट्रीट करना होगा जल्द अज जल्द। तो ये बहुत ही कॉमन फॉर्म है वास्कुलाइटिस की जो ओल्डर एडल्ट्स में होती है डेवलप्ड कंट्रीज़ में। इसकी पैथोजेनेसिस इस तरह है कि जाइंट सेल आर्टराइटिस जो है ना वो लाइकली है कि ये होता है एज अ रिज़ल्ट ऑफ टी सेल मेडिएटेड इम्यून रिस्पॉन्स की वजह से टू एन एज येट अनकैरेक्टराइज्ड वेसल वॉल एंटीजन। ठीक है, कोई वेसल है उसकी वॉल में कोई ऐसा एंटीजन है जो अभी तक अनकैरेक्टराइज है, उसके खिलाफ टी सेल रिस्पॉन्स होता है। अब प्रो इन्फ्लामेटरी साइटोकाइंस जो हैं स्पेशली जो हमारा ट्यूमर नेक्रोटिक फैक्टर है, और इसके अलावा एंटी एंडोथेलियल सेल एंटीबॉडीज़ ये भी कंट्रीब्यूट करते हैं इसमें, टी सेल्स के अलावा ये दो चीज़ें भी। अब कैरेक्टरिस्टिक जो ग्रेन्युलोमेटस इन्फ्लामेशन होगी तो वो एसोसिएशन है सर्टेन MHC क्लास 2 हैप्लोटाइप्स के साथ। ठीक है, इन हैप्लोटाइप्स के साथ ग्रेन्युलोमेटस इन्फ्लामेशन होगी और एक्सीलेंट थेरेप्यूटिक रिस्पॉन्स है इसका स्टीरॉइड्स के लिए। ऑल स्ट्रॉन्गली सपोर्ट द इम्यून इटियोलॉजी। इन सारी बातों से कंफर्म हो रहा है कि ये कोई इम्यून रिलेटेड ही डिजीज़ है। प्री डायलेक्शन वेसल्स की ऑफ द हेड रिमेंस अनएक्सप्लेन, कि मतलब हेड में ही ज़्यादातर क्यों होता है। तो आल्दो एक हाइपोथेसिस ये है कि वेसल जो है वेरियस पार्ट्स ऑफ द बॉडी में वो डिस्टिंक्ट एनाल्जिन डेवलप करती हैं और इसीलिए यूनिक एंटीजन्स को एक्सप्रेस करती हैं। ठीक है,
अब क्लिनिकल फीचर्स पे आ जाएं तो टेम्पोरल आर्थराइटिस जो है ना रेयर है, बिफोर 50 ईयर्स ऑफ एज से पहले रेयर है। साइंस और सिम्टम्स इसके वैग हैं और कॉन्स्टिट्यूशनल है। फॉर एग्जांपल जैसे बुखार, फटीग और वेट लॉस जो है, या फिर ये जो है फेशियल पेन की फॉर्म ले सकता है, या सर में दर्द यानी हेडेक। मोस्ट इंटेंस जो है ना ये सुपरफिशियल जो हमारी टेम्पोरल आर्टरी होती है उसके कोर्स के अलोंग होगा पेन, जो कि बहुत ही पेनफुल होगा जब हम उसको पालपेट करेंगे। ठीक है। ऑक्यूलर सिम्टम्स जो होंगे ना वो ऑफ्थेल्मिक आर्टरी की इन्वॉल्वमेंट के साथ होंगे और एब्रप्टली ये अचानक से अपीयर करते हैं 50% ऑफ द पेशेंट में। तो इनमें क्या होगा, डिप्लोपिया हो सकता है, टू कंप्लीट विजन लॉस भी हो सकता है, डिप्लोपिया से लेकर कंप्लीट विजन लॉस। डायग्नोसिस जो है बायोप्सी पे डिपेंड करती है और हिस्टोलॉजी पे। हाउएवर क्योंकि वास्कुलर इन्फ्लामेशन पैची होती है कहीं नहीं है, तो नेगेटिव बायोप्सी भी हमें रिजल्ट कर सकती है, तो उसको हमें एक्सक्लूड नहीं करना डायग्नोसिस में। मतलब वो नेगेटिव बायोप्सी जो है ना वो डायग्नोसिस को एक्सक्लूड नहीं करती। कॉर्टिकोस्टेरॉइड या फिर एंटी ट्यूमर नेक्रोटिक फैक्टर की जो थेरेपीज़ हैं ये इफ़ेक्टिव ट्रीटमेंट है। ठीक है। मॉर्फोलॉजी अब हम देखें, बहुत इंपॉर्टेंट। तो जायंट सेल आर्थराइटिस में जो पैथोलॉजिक चेंजेस हैं ना वो नोटोरियसली पैची होते हैं अलोंग द लेंथ ऑफ द अफेक्टेड वेसल्स होते हैं। जो इन्वॉल्व आर्टीरियल सेगमेंट है ना वो नोड्यूलर इंटीमल थिकनिंग शो करेगा, यानी जो उसकी इंटीमा होती है, 3 लेयर्स होती है ना, तो इंटीमा में हमें नोड्यूलर इंटीमल थिकनिंग मिलेगी और ओकेजनल थ्रोम्बोसिस भी मिलेगी। तो ये जो है इस वेसल का देखें डायमीटर जो है वो रिड्यूस कर देगा, तो उसकी वजह से ये डिस्टल जो है वो इस्कीमिया हो जाएगी। ठीक है। अब वास्ट मेजॉरिटी ऑफ द लेजन्स जो हैं वो ग्रेन्युलोमेटस इन्फ्लामेशन एग्जिबिट करती हैं विद इन द इनर मीडिया, यानी ये इंटीमा है तो इधर जो मीडिया है उसके अंदर जो है ग्रेन्युलोमेटस इन्फ्लामेशन हो जाती है वास्ट मेजॉरिटी ऑफ द लीजन्स में। ठीक है। और ये इंटरनल इलास्टिक मेम्ब्रेन्स पे होगा। ठीक है, ग्रेन्युलोमेटस इन्फ्लामेशन। और इसके अलावा इनफिल्ट्रेट होता है इसमें लिम्फोसाइट्स का और मैक्रोफेजेस का। ठीक है। और मल्टी न्यूक्लियर जायंट सेल्स होंगे। और इसके अलावा फ्रेगमेंटेशन हो जाएगी इस इंटरनल इलास्टिक लेमिना की। इंटरनल इलास्टिक कहाँ पे होता है, इंटीमा के और मीडिया के दरमियान, तो उसकी जो है वो बिल्कुल फ्रेगमेंटेशन हो जाएगा, टूट फूट सा जाएगा। तो अब इस 10.23 फिगर में देखें तो इसमें टेम्पोरल जायंट सेल आर्थराइटिस दिखाया गया है। इस ए फिगर में देखें तो हीमोटॉक्सिलिन और योसिन स्टेन सेक्शन हमारे पास शोन है टेम्पोरल आर्टरी का, जो कि हमें जायंट सेल्स दिखा रहा है नियर द फ्रेगमेंटेड इंटरनल इलास्टिक मेम्ब्रेन। ये देखिए ये फ्रेगमेंट हो गई है इंटरनल इलास्टिक मेम्ब्रेन और यहाँ पे जो है हमें जायंट सेल नज़र आ रहे हैं। तो इसके अलावा बी फिगर देखें अगर हम, तो इसमें हमें इलास्टिक टिश्यू दिखाया गया है जो स्टेन हुआ है और ये डिमॉन्स्ट्रेट कर रहा है फोकल डिस्ट्रक्शन हो गई है इंटरनल इलास्टिक मेम्ब्रेन की, जो इस एरो से देखें शोन है, यहाँ से टूट गई है। और मीडियल एटीन्यूएशन हो रही है और स्कारिंग हो रही है, यानी मीडिया वीकन हो गया है इसका, ये मीडिया है वीक हो गया है यहाँ से देखें, और इसके अलावा स्कार बन गया है। ठीक है। उसके बाद कह रहा है कि तकरीबन 25% जो केसेस हैं उनमें ग्रेन्युलोमास और जायंट सेल्स एब्सेंट होंगे और लेजन जो है ना सिर्फ एग्जिबिट होती है नॉन स्पेसिफिक पैन आर्थराइटिस के साथ, और मिक्स्ड इनफिल्ट्रेट मिलेगा हमें अक्यूट और क्रोनिक इन्फ्लामेशन का। पैन आर्थराइटिस मतलब आर्टरीज का जो कोट है ना उसमें इन्फ्लामेशन होगी। अब हीलिंग जो है ये मार्क्ड होती है बाय इंटीमल थिकनिंग हो जाएगी। ठीक है, इंटीमा जो है वो मोटी सी हो जाएगी, मीडिया पतली हो जाएगी और स्कारिंग हो जाएगी, और एडवेंटिशा में फाइब्रोसिस हो जाएगी। तो इसका मतलब है कि हीलिंग हुई है। कैरेक्टरिस्टिकली लेजन जो है ना डिफरेंट स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट में देखी गई हैं उसी सेम आर्टरी के अंदर। तो ये हो गया टेम्पोरल आर्थराइटिस। अब आ जाए अगला टाकायासु आर्थराइटिस। टाकायासु आर्थराइटिस जो है ये एक ग्रेन्युलोमेटस वास्कुलाइटिस है, मीडियम और लार्ज साइज़ की आर्टरीज़ का, लेकिन ग्रेन्युलोमेटस वास्कुलाइटिस है। ठीक है। तो इसमें क्या होता है कि प्रिंसिपली ऑक्यूलर डिस्टर्बेंस होती है इस डिज़ीज़ में, और बहुत ज़्यादा वीकनिंग हो जाती है पल्सेस की इन द अपर एक्सट्रीमिटीज़, यानी हमारी अपर एक्सट्रीमिटीज़ में हमें पल्स महसूस ही नहीं होगी। तो हैंस अल्टरनेट नेम है इसका, पल्स लेस डिजीज़ भी हम इसको कहते हैं। अब ये डिसऑर्डर मैनिफेस्ट करता है ट्रांसम्यूरल स्कारिंग के साथ, और एओर्टा की थिकनिंग हो जाती है, पार्टिकुलरली जो एओर्टिक आर्क है आपने याद रखना है उसकी, और ग्रेट वेसल्स की थिकनिंग हो जाएगी। और इसके अलावा ट्रांसम्यूरल स्कारिंग विद सिवियर ल्यूमिनल नैरो हो जाएगा मेजर ब्रांचिंग वेसल्स का, क्योंकि जाहिर सी बात है थिकनिंग हो गई है ना। तो अब इस 10.24 फिगर में देखें तो इसमें हमारे पास टाकायासु आर्थराइटिस दिखाया गया है। तो सबसे पहला ये ए फिगर देखें, इसमें जो है
एओर्टिक आर्क एंजियोग्राम दिखाया गया है जो कि रिड्यूस्ड फ्लो ऑफ कंट्रास्ट मटेरियल दिखा रहा है ग्रेट वेसल्स के अंदर, और नैरोइंग हो गई है ब्रेकियोसेफेलिक, कैरोटिड और सबक्लेविन आर्टरीज की। ठीक है, इन सब की नैरोइंग देखिए हो गई है। ये नैरोइंग, ये बी वाला फिगर देखिए तो इसमें जो है क्रॉस सेक्शनल दिखाया गया है राइट कैरोटिड आर्टरी का फ्रॉम द पेशेंट, उसी ये इस वाले ही पेशेंट का जो ऊपर हमने फिगर डिस्कस किया। तो ये डिमॉन्स्ट्रेट कर रहा है मार्क्ड इंटीमल, देखें थिकनिंग बहुत ज़्यादा हो गई है, इंटीमा के लूमेन जो है बिल्कुल नैरो हो गया है। वाइट सर्कल्स जो है ये कॉरेस्पॉन्ड कर रहे हैं ओरिजिनल वेसल वॉल को। इनर कोर जो है टैन टिश्यू का, ये एरिया है इंटीमल हाइपरप्लेजिया का। ठीक है, अब ये वाला फिगर जो है इसमें हिस्टोलॉजिक अपीयरेंस है एक्टिव टाकायासु एओर्टाइटिस की, जो कि इलस्ट्रेट कर रहा है डिस्ट्रक्शन हो गई और फाइब्रोसिस हो गई है आर्टीरियल मीडिया की, और ये मोनोन्यूक्लियर इनफिल्ट्रेट्स और जायंट सेल्स के साथ एसोसिएटेड है। ठीक है, ये जायंट सेल्स और मोनोन्यूक्लियर इनफिल्ट्रेट हमें नज़र आ रहे हैं। उसके बाद कह रहा है कि जो एओर्टिक लेजन्स है ना, ये मैनी ऑफ द क्लिनिकल एंड हिस्टोलॉजिक फीचर्स शेयर करते हैं ऑफ द जायंट सेल एओर्टाइटिस। इंडीड डिस्टिंक्शन जो है बिटवीन द टू एंटिटीज़, इन दोनों के दरमियान जो है वो लार्जली की जाती है ऑन द बेसिस ऑफ पेशेंट की एज पे। तो वो जो 50 साल की उम्र से ज़्यादा उम्र वालों हैं तो उनको हम कहेंगे कि इनको जायंट सेल एओर्टाइटिस हुआ है, और लेजन जो कि यंगर देन 50 ईयर्स वाली एज में होंगे तो उनको हम डिज़ाइनेट करते हैं टाकायासु एओर्टाइटिस। ठीक है, although historically associated with the Japanese ethnicity and certain HLA haplotypes, टाकायासु एओर्टाइटिस जो है इसकी ग्लोबल डिस्ट्रीब्यूशन है, और ऑटो इम्यून इटियोलॉजी, इसकी इटियोलॉजी जो है लाइकली है कि मतलब ये ऑटो इम्यून कॉज की वजह से होता है। अब मॉर्फोलॉजी पे आ जाए तो टाकायासु आर्थराइटिस क्लासिकली जो है हमारे एओर्टिक आर्क को अफेक्ट करता है, और आर्क की वेसल्स को 1/3 ऑफ द केसेस जो है ना वो रिमाइंडर ऑफ द एओर्टा को भी करेंगे इन्वॉल्व, और ऑफन उसकी ब्रांचेस को। ओकेजनली जो एओर्टिक रूट की इन्वॉल्वमेंट है ना, ये डायलेशन करवा देगी और एओर्टिक वाल्व की इनसफिशिएंसी करवा देगी। पल्मोनरी आर्टरीज भी 50% ऑफ द पेशेंट्स में होती हैं इन्वॉल्व। रीनल और कोरोनरीज भी अफेक्टेड हो सकती हैं। टेक ऑफ्स जो हैं ग्रेट वेसल्स के, ये मार्कली नैरो हो जाएंगे और इवन ऑब्लिटरेट भी हो सकते हैं, जिस तरह हमने उस एंजियोग्राफी वाले फिगर में देखा। ठीक है, और ये एक्सप्लेन करता है अपर एक्सट्रीमिटी की वीकनेस, और इसके अलावा फेंट कैरोटिड पल्स इसी वजह से होती है क्योंकि वो नैरो हो गया तो ब्लड पहुंच नहीं रहा। अब हिस्टोलॉजिक जो पिक्चर है जो अभी हमने सी फिगर में देखी, तो वो इनकम्पास करती है स्पेक्ट्रम रेंजिंग फ्रॉम एडवेंटिशियल मोनोन्यूक्लियर इनफिल्ट्रेट हो जाएगा। ठीक है, एडवेंटिशिया में हमें मोनोन्यूक्लियर इनफिल्ट्रेट मिलेगा, और पेरीवास्कुलर कफिंग हो जाएगी वेजा वेजोरम की। ठीक है, पेरीवास्कुलर कफिंग का मतलब होता है कि जो ल्यूकोसाइट्स होते हैं ना वो एक्यूमुलेट कर जाएं या एग्रीगेट कर जाएं पेरीवास्कुलर स्पेस के अंदर, तो वो हमें मिलेगा वेजा वेजोरम में। ठीक है, यहाँ से लेके हमें क्या मिल सकता है, इसके अलावा इंटेंस ट्रांसम्यूरल मोनोन्यूक्लियर इन्फ्लामेशन भी मिल सकती है, यानी ट्रांसम्यूरल यानी इंटायर ब्लड वेसल को जो इन्वॉल्व कर सकता है ये मोनोन्यूक्लियर इन्फ्लामेशन, या ग्रेनुलोमेटस इन्फ्लामेशन भी हमें मिल सकती है। इसके अलावा जो रिप्लीट करेगी विद जायंट सेल्स एंड पैची मीडियल नेक्रोसिस होगी। अब इन्फ्लामेशन जो है ना वो इरेगुलर थिकनिंग ऑफ द वेसल के साथ एसोसिएटेड होगी, इंटीमा का हाइपरप्लेजिया और एडवेंटिशिया की फाइब्रोसिस। ठीक है, अब क्लिनिकल फीचर्स की बात करें तो जो इनिशियल साइंस एंड सिम्टम्स होते हैं वो यूजुअली नॉन स्पेसिफिक होते हैं। उसमें पेशेंट को मतलब फटीग होती है, उसका वेट लॉस हो रहा होता है, फीवर होता है। तो जैसे ये प्रोग्रेस करेगी ना ये टाकायासु डिजीज़, तो वास्कुलर साइंस और सिम्टम्स के अपीयर होंगे और वो क्लिनिकल पिक्चर को डोमिनेट करेंगे। इसमें क्या होगा कि उसकी अपर एक्सट्रीमिटी जो है उसमें ब्लड प्रेशर कम हो जाएगा और उसकी पल्स स्ट्रेंथ भी जो है वो कम हो जाएगी। उसके अलावा न्यूरोलॉजिक डेफिसिट्स होंगे और ऑक्यूलर डिस्टर्बेंस भी होगी उसको, जिसमें विजुअल फील्ड डिफेक्ट्स भी हो सकते हैं, रेटाइनल हेमरेजेस हो सकते हैं और टोटल ब्लाइंडनेस मिल सकती है हमें। ठीक है, तो ये सारे इसके सिम्टम्स हो सकते हैं। अब डिस्टल एओर्टा डिजीज़ जो है ना वो कैसे मैनिफेस्ट करेगी, एओर्टा से अगर नीचे हो रहा है तो लेग की क्लॉडिकेशन होगी। ठीक है, जो पेन होता है लेग्स में ऑब्स्ट्रक्शन की वजह से इंटरमिटेंट, और पल्मोनरी आर्टरी की अगर इन्वॉल्वमेंट हो रही है तो पल्मोनरी हाइपरटेंशन हो जाएगी क्योंकि नैरोइंग हो रही है। अब कोरोनरी ओस्टिया की अगर नैरोइंग हो जाएगी तो मायोकार्डियल इन्फार्क्शन हो सकता है, और इन्वॉल्वमेंट अगर रीनल आर्टरीज की होगी तो सिस्टेमिक हाइपरटेंशन हो जाएगी रफली 1/2 ऑफ द पेशेंट में। इवोल्यूशन जो है डिजीज़ की वेरिएबल है, कुछ केसेस जल्दी से प्रोग्रेस करेंगे जबकि बाकी क्विएसेंट होते हैं 1 या 2 सालों तक। इस वाले केस में जो है ना लॉन्ग टर्म का सर्वाइवल अल्बेट विद विजुअल या न्यूरोलॉजिक डेफिसिट्स पॉसिबल है।
ठीक है, लॉन्ग टर्म सर्वाइवल पॉसिबल है। अगला कंडीशन टॉपिक पे आ जाते हैं जो कि है पॉलीआर्थराइटिस नोडोसा। पॉलीआर्थराइटिस नोडोसा यानी PAN एक सिस्टेमिक वास्कुलाइटिस है, सिस्टेमिक है, स्मॉल और हमारी मीडियम साइज़ की लेकिन मस्कुलर आर्टरीज़ का, लेकिन स्मॉल हो और मीडियम साइज़ की हो। तो ये टिपिकली हमारी रीनल और जो विजरल वेसल्स हैं ना उनको इन्वॉल्व करता है, और बाकी पल्मोनरी सर्कुलेशन को याद रखना है आपने कि ये स्पेयर कर देगी, उसको अफेक्ट नहीं करेगी, रीनल और बस विजरल। अब इसमें कोई भी एनकास के साथ एसोसिएशन नहीं है, लेकिन 1/3 ऑफ द पेशेंट जो है उनको क्रोनिक हेपेटाइटिस बी का इन्फेक्शन होता है, जो कि लीड करता है कि इम्यून कॉम्प्लेक्सेस की फॉर्मेशन हो जाती है जिनमें हेपेटाइटिस बी का एंटीजन मौजूद होगा, और यही जो है कॉम्प्लेक्सेस अफेक्टेड वेसल्स में डिपॉजिट हो जाएंगे। अब कॉज तो इसका अननोन है और ये रिमेनिंग केसेस में मतलब अननोन है। अब इसकी मॉर्फोलॉजी इस तरह है कि क्लासिक जो पॉलीआर्थराइटिस नोडोसा है उसमें सेगमेंटल कहीं पे होगा कहीं पे नहीं, ट्रांसम्यूरल यानी पूरी इंटायर आर्टरी में नेक्रोटाइजिंग इन्फ्लामेशन हो जाएगी, सेगमेंटल ट्रांसम्यूरल नेक्रोटाइजिंग इन्फ्लामेशन हो जाएगी स्मॉल टू मीडियम साइज़ की आर्टरीज़ में। ऑफन ये सुपर इम्पोज होगा थ्रोम्बोसिस के ऊपर, ठीक है। अब जो किडनी है, हार्ट, लिवर, GIT वेसल्स, ये अफेक्ट होंगी डिसेंडिंग ऑर्डर ऑफ फ्रीक्वेंसी के साथ। लेजन यूजुअली एक पार्ट ऑफ द वेसल के सर्कमफेरेंस को ओनली इन्वॉल्व करेगी, और प्री डायलेक्शन है उसकी ब्रांचिंग पॉइंट्स पे, वहाँ पे ज़्यादातर होगी। इम्पेयर्ड परफ्यूजन जो है ना वो अल्सरेशंस करवा सकती है, इन्फार्क्ट हो सकते हैं उसकी वजह से, इस्केमिक एट्रोफी हो सकती है, हेमरेजेस हो सकते हैं इन द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द अफेक्टेड वेसल, क्योंकि वहाँ पे ब्लड नहीं पहुँच रहा सही से। अब इन्फ्लामेटरी प्रोसेस जो है ना ये आर्टीरियल वॉल को वीकन भी कर सकता है। इन्फ्लामेटरी प्रोसेस जो है ऑल्सो हमने कहा कि आर्टीरियल वॉल को वीकन कर देता है, तो उसके नतीजे में हमें पता है कि एन्यूरिज्म हो सकते हैं और रप्चर हो सकता है। तो अक्यूट फेज़ में जो है ना इसमें क्या होता है, PAN में ट्रांसम्यूरल मिक्स्ड इन्फ्लामेटरी इनफिल्ट्रेट होता है, जो कि न्यूट्रोफिल्स का और मोनोन्यूक्लियर सेल्स का कंपोस्ट हुआ होगा। फ्रीक्वेंटली उसके साथ जो है अकम्पनी होगा ये फिब्रिनोइड नेक्रोसिस के साथ, और ल्यूमिनल थ्रोम्बोसिस भी हमें मिलेगी, ठीक है। 10.25 में देखें तो ये पॉलीआर्थराइटिस नोडोसा दिखाया गया है जो कि सेगमेंटल फिब्रिनोइड नेक्रोसिस के साथ और थ्रोम्बोटिक अक्लूजन ऑफ द स्मॉल आर्टरी के साथ एसोसिएटेड है, ठीक है। फिब्रिनोइड नेक्रोसिस भी हो रही है और स्मॉल आर्टरी की ऑक्लूजन हो रही है थ्रोम्बोसिस की वजह से। अब नोट करें कि पार्ट ऑफ द वेसल जो है ना, ये अपर राइट वाला एरो ये दिखा रहा है कि पार्ट ऑफ द वेसल ये वाला अनइन्वॉल्व है, यहाँ पे कुछ भी मसला नहीं है, बस ये सारा मसला यहाँ पे हुआ है। तो अक्यूट फेज़ में हमने ये देखा क्या होगा। अब ओल्डर जो लेशन होती है ना वो फाइब्रस थिकनिंग शो करेंगी,